अध्याय 15वां। अयोध्या के शाकद्वीपी राजा। यह प्रसंग महाराजा त्रिलोकीनाथ सिंह जी के लिखाए इतिहास के आधार पर लिखा गया है, जो हमें महाराज प्रताप नारायण सिंह जी से मिला था। अयोध्या का इतिहास बिना शाकद्वीपी राजाओं के वर्णन के अपूर्ण रहेगा। 30 वर्ष हुए श्रीमान महाराजा प्रताप नारायण सिंह बहादुर के CIE अयोध्या नरेश ने हमसे अपने वंश का इतिहास लिखने के लिए कहा था और उसके लिए कुछ सामग्री भी दी थी। फैजाबाद के भूतपूर्व कमिश्नर कौरनागी साहब ने अंग्रेजी में एक हिस्ट्री ऑफ अयोध्या एंड फैजाबाद लिखी थी, जिसके एक अंश की नकल हमारे पास है। उन्हीं के आधार पर यह संक्षिप्त इतिहास लिखा जाता है। शाकद्वीपियों की उत्पत्ति। शाम्ब पुराण अध्याय 38 में लिखा है, पूर्व काल में प्रतर्दन शाकद्वीप का राजा था। उसकी यह कामना हुई कि हम सदैव सूर्यलोक को चले जाए। ब्राह्मणों ने उससे कहा कि हम लोग सारी कामनाओं का पूरा करने वाला सौर यज्ञ नहीं करा सकते, इससे तुम सूर्यलोक में सहज न जाओगे। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा ने 300 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। तब सूर्य भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे बोले कि राजा, जो चाहते हो मांग लो, हम वही वर देंगे। राजा ने उत्तर दिया कि हम सौर यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु हमको कोई यज्ञ कराने वाला नहीं मिलते। सौर यज्ञ कराने का हमारा प्रयोजन यह है कि हम सदैव आपके पास पहुंच जाए। इस पर सूर्य भगवान ने आंखें बंद कर एक क्षण ध्यान किया और उनके प्रभाव मंडल से उसी क्षण 7 ब्राह्मण प्रकट हुए। सातों ब्रह्म ज्ञानी और वेद वेदज्ञ के पारंगत थे। उनको सूर्य भगवान ने यज्ञ का संपूर्ण कर्म बताया और कहने लगे कि तुम लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी तल पर तुम्हारी संतान सदा बनी रहे। इस पर उन ब्राह्मणों ने मानस संतान उत्पन्न की। प्रत्येक के 2-2 पुत्र और 2-2 पुत्रियां हुई और क्रम से उनकी संसार में वृद्धि होती रही। शाकद्वीपियों के इस देश में आकर बसने का कारण। श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र शाम्ब अपने पिता के शाप से कोढ़ी हो गए थे। इस रोग से मुक्त होने का उपाय उनको नहीं सूझा कि सूर्य नारायण की उपासना करें। इस विचार से उन्होंने देवर्षि नारद से सूर्य नारायण की उपासना की विधि पूछी और उत्तर को चले गए। वहां उन्होंने कड़ी तपस्या की और रोग से मुक्त हुए। इधर अयोध्या के राजा बृहदल सूर्यवंशी राजाओं की सूची का 64वां राजा, जो महाभारत में अभिमन्यु के हाथ से मारा गया था। बृहदल ने देवताओं की आराधना की विधि कुल गुरु वशिष्ठ से पूछी। वशिष्ठ जी ने उनको सारी विधि बतलाई और नारद के उपदेश से रोग से मुक्त होने का वृत्तांत कहा। इन घटनाओं को लेकर वेदव्यास ने शाम्ब पुराण रचा और यह पुराण सौनक आदि की प्रार्थना से सूत ने नैमिषारण्य में सुनाया। शाम्ब पुराण में लिखा है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने पर शाम चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। यहाँ उनको सूर्य नारायण की एक प्रतिमा देख पड़ी। शाम्ब सूर्यदेव के भक्त थे। उन्होंने यह संकल्प किया कि एक मंदिर बनवाकर मूर्ति की उसमें स्थापना कर दे और एक योग्य ब्राह्मण को पूजा अर्चा के लिए नियत कर दे। ऐसे ब्राह्मण के लिए उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, तो नारद ने उत्तर दिया कि इस विषय में तुम्हें सूर्य नारायण की आज्ञा लेनी चाहिए। इस पर शाम फिर सूर्यदेव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उनको दर्शन दिया और बोले कि इस देश में काल पड़ा हुआ है। शाकद्वीप में ऐसा ब्राह्मण मिल जाएगा। तुम शाकद्वीप चले जाओ और वहां से द्वारका में उस ब्राह्मण को ले जाओ। शाम ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण जी से सारा वृत्तांत कहा और उनकी आज्ञा से गरुड़ पर सवार होकर शाकद्वीप को गए और वहां से 18 ब्राह्मण लाए, जिनके नाम है, पहले मिहिरांशु, दूसरे शुभांशु, तीसरे सुधर्मा, चौथे सुमति, 5वें बसु, 6ठे श्रुतिकीर्ति, 7वें श्रुतायु, 8वें भरद्वाज, 9वें पराशर, 10वें कौंडिन्य और 11वें कश्यप, 12वें गर्ग, 13वें भृगु, 14वें भव्यवती, 15वें नल, 16वें सूर्यदत्त, 17वें अर्कदत्त, 18वें कौशिक। फिर मंदिर बनवाकर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की। जब ब्राह्मण लोग प्रतिष्ठा से निवृत्त हुए तो अपने देश को चले। श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि कुछ दिन यहाँ और ठहरो। इसके पीछे गरुड़ को आज्ञा दी गई, इन ब्राह्मणों को शाकद्वीप पहुँचा दो। गरुड़ ने उन लोगों से यह प्रतिज्ञा करा ली कि जब शाकद्वीप को प्रस्थान करे तो बीच में कहीं न ठहरे। ब्राह्मण लोग 30 वर्ष तक द्वारका में रहे। मगध में शाकद्वीपियों का निवास। इसी बीच में श्री कृष्ण जी ने लीला संवर्णन किया।
तब उन ब्राह्मणों को द्वारका में रहना अच्छा न लगा और गरुड़ पर सवार होकर शाकद्वीप की ओर चले। जब मगध देश के ऊपर पहुंचे तो वहां रोना पीटना सुन पड़ा। ब्राह्मण लोग बड़े व्यग्र थे। उनके पूछने पर गरुड़ ने कहा कि मगध देश के राजा दृष्टकेतु को कोढ़ हो गया है, इसी कारण उसने मरने की ठान ली है और चिता के लिए लकड़ियां का ढेर लगा है। राजा बड़ा धर्मात्मा है और उसके राज में सब सुखी है, इसी से उसकी सब प्रजा उसके लिए रो रही है। ब्राह्मणों को दया आई और उन्होंने गरुड़ से कहा कि क्या इस देश में ऐसा तपस्वी नहीं है जो राजा को इस रोग से मुक्त करे। गरुड़ ने उत्तर दिया, यहाँ ऐसा कोई होता तो शांब आप लोगों को क्यों बुलाते। ब्राह्मणों ने गरुड़ से कहा कि पृथ्वी पर उतरो। राजा उनके दर्शनों से कृतकृत्य हो गया। मिहिरांशु ने उसे अपना चरणोदक पिलाया और राजा का कोढ़ अच्छा हो गया। तब ब्राह्मणों ने गरुड़ से कहा कि हमें शाकद्वीप पहुंचा दो। गरुड़ ने कहा कि आपसे प्रतिज्ञा करा चुका हूँ, अब आप यहीं रहिए। कृतज्ञ राजा ने ब्राह्मणों को अपने देश में आदर से रखा और गंगा तट पर कई गांव दिए। ब्राह्मणों से 4 अर्थात श्रुति कीर्ति, श्रुतायु, सुधर्मा और सुमति ने संन्यास ले लिया और तपस्या करने को बद्रिकाश्रम चले गए। शेष 14 मगध में रहे और वसु ने अपनी बेटियां उनको ब्याह दी। उन्हीं की संतान आजकल मगध देश में बसी है। गोत्र और शाखा। मिहिरांशु, भारद्वाज, कौंडिन्य, कश्यप, गर्ग की संतान बढ़ी और प्रसिद्ध हुई। इसी कारण शाकद्वीपियों के 6 घर बन गए और प्रत्येक घर के मूल पुरुष का नाम गोत्र कहलाया। आजकल शाकद्वीपियों के 72 घर गिने जाते हैं, अर्थात उर 24, आदित्य 12, मंडल 12, अर्क 7, शेष इन्हीं की शाखाएं हैं। मिहिरांशु की संतान ने बड़े बड़े काम किए थे, इसलिए उनकी शाखा अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती है। जो शाखा जिस गांव में बसी उसी गांव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जैसे उर से उर्वार। हमारा अभिप्राय केवल महाराजा मानसी के कुल का वर्णन करना है, इसीलिए और कुलों के विस्तार लिखने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या का शाकद्वीपी राजवंश। इस राजवंश के पहले प्रसिद्ध राजा महाराज मानसी हुए। महाराज साहेब गर्ग गात्र के थे और इनके पूर्व पुरुष बिलासु गांव में रहते थे। यह गांव गंगा तट पर अब तक बसा हुआ है और राजा दृष्टकेतु से मिला था। यहाँ गर्ग गोत्र के बिलसिया ब्राह्मण रहते हैं और उनसे बिरादरी का आना जाना अब तक चला जाता है। इसी कारण महाराज साहेब का गर्ग गोत्र विलासियापुर और द्वादश आदित्य शाखा है। बिलासी गांव के एक बड़े प्रसिद्ध पंडित दिल्ली पहुंचे और गुणज्ञ अकबर बादशाह ने उनको मझवारी गांव की जिम्मेदारी दी। यह गांव अकबर बादशाह के समय तक उनके पास रहा। अकबर के मरने पर मझवारी के पुराने जिम्मेदारों ने डाका डालकर सारे पाठकों को मार डाला। केवल एक स्त्री भागकर एक चमार के घर में छिपी। वह स्त्री गर्भवती थी। चमार उसे दूल्हापुर ले गया। दूल्हापुर के जमींदार की स्त्री का मायका उसी गांव में था जहां की वह ब्राह्मणी थी। इस कारण जमींदार ने उसको मैके पहुंचा दिया। मैके में ब्राह्मणी के जोड़िया लड़के पैदा हुए। एक का नाम मधुसूदन और दूसरे का टिकमन पाठक था। जब दोनों भाई सयाने हुए तो अपनी पुरानी जमीन लेने की उनको चिंता हुई और दूल्हापुर आए। दूल्हापुर के जमींदार ने उनसे सारा ब्यौरा कहा और रात को उन्हें मझवारी ले जाकर सारा गांव दिखाया। यहाँ उनको वह चमार भी मिला जिसके घर में उनकी माता ने शरण ली थी। तब दोनों भाई दिल्ली पहुँचे और बादशाह औरंगजेब से फरियाद की। बादशाह ने उन्हें मझवारी गाँव के अतिरिक्त 99 गाँव और दिए और उनको चौधरी की उपाधि देकर अपने देश को लौटा दिया। महाराजा मानसी के पूर्व पुरुषों का फैजाबाद के जिले में पलिया गांव में आना। जब मुर्शिदाबाद के हकीम नवाब कासिम अली खान ने शाहाबाद जिले को अपने शासन में कर लिया, उस समय उनके अत्याचार से मझवारी की जमींदारी नष्ट हो गई और महाराजा मानसी के प्रपितामह अपना देश छोड़कर गोरखपुर के जिले में बिढ़ल के पास नरहर गांव में जाकर बसे। उनके बेटे गोपाल पाठक ने अपने बेटे पुरंदर राम पाठक का विवाह पलिया गांव के गंगाराम मिश्र की बेटी के साथ कर दिया और पलिया में आकर बस गए। पुरंदर राम जी के 5 बेटे थे, ओरी, शिवदिन, दर्शन, इंछा और देवी प्रसाद। ओरी ने 14 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसाले में नौकरी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ कई लड़ाइयों में वीरता दिखाई। एक बार छुट्टी लेकर लखनऊ की सैर को आए और बेली गारद के सामने अपने एक मित्र से बातचीत कर रहे थे कि उधर से अवध के नवाब सआदत अली खां की सवारी निकली।
ओरी बहुत अच्छे दिल डौल के वीर पुरुष थे। नवाब साहब ने उनको बहुत पसंद किया और चौबदार से बोले कि इस जवान से कहो कि हमारी सरकार में नौकरी करे। ओरी ने उत्तर दिया कि हम आपकी सेवा करने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, परंतु हम अंग्रेजी सरकार के नौकर हैं। नवाब साहब ने तुरंत लखनऊ के रजिस्ट्रेट डेली साहब को लिखा और ओरी को 8 सवारों का दफादार बनाकर अपनी अर्दली में रखा। एक दिन नवाब साहब हवादार पर बाहर निकले थे। रास्ते में उन पर किसी ने तलवार चलाई। वह हवादार को तान में लगी। दूसरा वार फिर करना चाहता था कि वीर ओरी ने झपट कर उसको एक ऐसा हाथ मारा कि वह वहीं मर गया। इस पर नवाब साहब बहुत प्रसन्न हुए और खिलअत देकर पलिया उनकी जागीर कर दी और जमादारी का ओहदा देकर उनका 100 सवारों का अफसर बनाया। इसके कुछ ही दिन पीछे रिसालदार बना दिए गए और उनका नाम ओरी से बदलकर बख्तावर सिंह कर दिया गया। नवाब सआदत अली खां के मरने पर जब गाजी उद्दीन हैदर बादशाह हुए तो उन्हें राजा की उपाधि मिली। उनकी खैर ख्वाही के कारण दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और उनका अधिकार बढ़ता गया, जो किसी दूसरे को प्राप्त न था। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने भाई दर्शन सिंह को चकलेदारी दिलवाई। उन्होंने भी अपने इलाके का बहुत अच्छा प्रबंध किया और राजा की पदवी पाई। उन्हीं दिनों शिवदिन एक बड़ा डाकू था। बादशाह की आज्ञा से उसका दमन किया गया और राजा को बहादुर का पद मिला। इसी तरह दोनों की बादशाह नसीरुद्दीन के समय में उन्नति होती रही। राजा दर्शन सिंह ने शाहगंज में सुदृढ़ कोट, बाजार और महल बनवाए। श्री अयोध्या में दर्शनेश्वर नाथ का पत्थर का शिवालय बनवाया, जो अवध प्रांत में अद्वितीय है। सूर्यकुंड का पक्का तालाब और उसी के पास दर्शन नगर बाजार उनके कीर्ति के स्तंभ अब तक विद्यमान है। उनकी वीरता, उनका दान, उनका न्याय और राज विद्रोहियों शकरशों का दमन संसार में प्रसिद्ध है। इस अंतिम काम के लिए उनको बादशाही से सरकोबे सरकशा सल्तनत बहादुर की उपाधि मिली थी। राजा दर्शन सिंह की वीरता बखान में इतिहास का यह अंश बहुत बढ़ जाएगा। राजा दर्शन सिंह 5 वर्ष तक वैसवाड़े के नाजिम रहे। वैसवाड़े के तालुकदार क्या बड़े क्या छोटे सरकारी जमा देना जानते ही न थे। उनका बल बहुत बड़ा हुआ था और उनकी घड़ियों पर तोपें चढ़ी रहती थी। दर्शन सिंह ने कुछ बड़े बड़े तालुकेदारों के नाम परवाने जारी किए, जिनमें यह लिखा था कि अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत उपस्थित होकर सरकारी जमा दाखिल करो। तालुकदारों ने परवाने पाकर युद्ध करना निश्चय कर दिया। राजा दर्शन सिंह ने पहले धावा मारकर मुरार मऊ की घड़ी तोड़ी और घड़ी के रक्षक एक पगडंडी के रास्ते निकल भागे। इस घड़ी के टूटने से और तालुकदारों के छक्के छूट गए। बलरामपुर के तालुकेदार राजा दिग्विजय सिंह जी सरकारी जमा नहीं देते थे। राजा दर्शन सिंह ने सेना समेत बलरामपुर की घड़ी पर चढ़ाई कर दी। राजा गोरखपुर को भाग गए और दूसरे साल नेपाल की तराई होकर अपने देश को लौटना चाहते थे कि राजा दर्शन सिंह ने समाचार पाकर एक लंबी दौड़ लगाई और राजा के डेरे पर धावा मार दिया। राजा अपना प्राण बचाकर भागे। उस दिन आने जाने में 45 कोस की दौड़ हुई। नेपाल के हकीम गोसाई जयकृष्णपुरी ने सीमा पार करके नेपाल राज्य में प्रवेश करने के लिए दर्शन सिंह की शिकायत नेपाल दरबार में की। नेपाल के रजिस्ट्रेट ने लखनऊ के रजिस्ट्रेट को लिख भेजा। बादशाही दरबार से जवाब लिया गया और यह निर्णय हुआ कि लूटपाट में नेपाल की प्रजा की जो हानि हुई है वह राजा दर्शन सिंह से दिलवा दी जाए। राजा साहब ने हानि का 1453 तुरंत दे दिया और फिर अपने काम पर बहाल हुए। बादशाह अमजद अली शाह के समय में जब तक नवाब मुनव्वर उद्दौला वजीर रहे, सारी सल्तनत का प्रबंध राजा दर्शन सिंह को सौंपा गया। राजा साहब ने यहाँ तक इकरारनामा लिख दिया कि सरकारी जमा में जो कुछ बाकी रहेगा उसे हम देंगे। इसी समय में उनको कचहरी करने के लिए लाल बारा दिया गया, जहाँ अयोध्या राज का प्रासाद अब तक विद्यमान है। इसी समय बीमार होकर अयोध्या चले आए और श्रवण सुदी 7वीं को अयोध्या वास लिया। राजा दर्शन सिंह के भाई इच्छा सिंह भी सुल्तानपुर गोंडा और बहराइच के नाजिम रहे। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम रघुबर दयाल था। वह भी 1253 फसली में गोंडा और बहराइच में नाजिम हुए और उनको राजा रघुबीर सिंह बहादुर की उपाधि मिली। राजा बख्तावर सिंह और राजा दर्शन सिंह का मिलकर इलाका मोल लेना। जब राजा बख्तावर सिंह ने अपने भाइयों को ऊंचे ऊंचे पद दिलवा दिए तो उनकी यह इच्छा हुई कि अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्होंने अनुमान 1500 गांव मोल ले लिए और अपने सुप्रबंध से प्रजा को प्रसन्न रखा।
जब मेजर स्लीमन ने सुबह अवध का दौरा किया तो मेहदौना राज की प्रजा की समृद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे, जिसका वर्णन उनकी पुस्तक में किया गया है। जब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का देहांत हुआ और मेजर लॉ मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली शाह को तख्त पर बैठाने के लिए अपने साथ दरे दौलत पर लाए, उस समय बादशाह बेगम और मुन्ना जान 1000 हथियारबंद सिपाहियों को लेकर महल में घुस आए। मुन्ना जान ने कहा कि सल्तनत हमारी है और तख्त पर बैठकर यह हुक्म दिया कि मोहम्मद अली शाह, उसका बेटा अजमत अली शाह और उसके पोते वाजिद अली का वध कर दिया जाए। राजा बख्तावर सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी से मोहम्मद अली शाह के परिवार को छिपाया। इतने में मड़ी आव की छावनी से सेना आ गई। मुन्ना जान और बादशाह बेगम पकड़ लिए गए और मोहम्मद अली शाह तख्त पर बैठाए गए। मोहम्मद अली शाह ने बड़ी कृतज्ञता प्रकट की और नानकर और गांव और माफ़ी और जागीर देकर उन्हें मेहदौना के राजा की पदवी दी। इसी समय बख्तावर सिंह को वह तलवार दी गई जिसे कि ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद अली शाह को उपहार में दिया था और मोहम्मद शाह ने नवाब सफदरजंग से पाया था। सर महाराजा मानसिंह बहादुर KCSI कायम जंग। राजा दर्शन सिंह के मरने पर सारे राज्य में गड़बड़ मच गया। जिन तालुकेदारों का राजा राज बख्तावर सिंह ने ले लिया था, सब बिगड़ गए और अपनी अपनी जिम्मेदारी दबा बैठे। राजा दर्शन सिंह के 2 बेटे राजा राम अदीन सिंह, राजा रघुवीर सिंह और कुछ और प्रतिष्ठित अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि अपना देश छोड़कर अंग्रेजी राज में चले जाए। जो धन अपने पास है उसे दिन कट जाएंगे। उस समय महाराजा मानसिंह, जिनका पूरा नाम हनुमान सिंह था, केवल 18 वर्ष के थे। उनकी छोटी अवस्था के कारण उनकी कोई सुनता न था। महाराजा मानसिंह में उत्साह भरा हुआ था। उन्होंने यह सोचा कि बादशाही को छोड़कर अंग्रेजी राज में जाकर रहना, खाना और पांव फैलाकर सोना बनियों का काम हो। हमारे पूर्व पुरुषों ने बड़ी वीरता दिखाई, जिससे उनको इतनी प्रतिष्ठा मिली। हमको भी चाहिए कि ऐसे राज को न छोड़े जो लाखों रुपये के व्यय से प्राप्त हुआ है। लोग यही कहेंगे कि राजा दर्शन सिंह के मरने पर उनकी संतान में कोई ऐसा न निकला जो राज को संभालता और अपने घर को देखता भालता। हम लोग ऐसे उत्साहहीन हुए कि बिना लड़े भिड़े अपने बाप दादों की कमाई खो बैठे। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आप लोग अंग्रेजी राज में जाए, मैं यहीं रहूँगा। उनके पास उस समय न कोष था और न सेना थी। इसी से बिना पूछे थोड़े से वीर के साथ निकल पड़े और कुछ विरोधियों से भिड़ गए। इसमें उनकी जीत हुई। इससे उनके सारे राज में उनकी धाक बंध गई। उस समय किसी कारण से राजा बख्तावर सिंह बादशाही में नजरबंद थे। महाजन से 3 लाख रुपये लेकर उन्हें भी छुड़ाया और राजा बख्तावर सिंह फिर दरबार में पहुंच गए। महाराजा मानसिंह के सुप्रबंध का समाचार बादशाह के कानों तक पहुंचा। उस समय सूरजपुर का तालुकदार बड़ा अत्याचारी था। बादशाह को यह समाचार मिला कि उसने अपनी घड़ी में 400 बंदी बंद रखे हैं, जिनको वह लकड़ी इकट्ठा करके जीते जी भस्म करना चाहता है। बादशाह ने राजा बख्तावर सिंह से कहा कि अपने भतीजे को इस दुष्ट को दंड देने के लिए आज्ञा दो। राजा साहब बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि मानसिंह की उस समय उम्र कम थी, परंतु बादशाह की आज्ञा कैसे टल सकती थी। महाराजा मानसिंह ने गुप्तचर भेजे तो विदित हुआ कि सूरजपुर के राजा की घड़ी में 3 हाथे हैं, 3000 सिपाही हथियारबंद उपस्थित है और 11 तोपें गढ़ी के बुर्जों पर चढ़ी है। यह भी निश्चित रूप से विदित हुआ कि परसों सब बंदी भस्म कर दिए जाएंगे। महाराजा साहब ने सोचा कि सेना लेकर चले तो घड़ी गिर जाएगी, परंतु बंदी न बचेंगे। इस कारण 300 वीर युद्धा लेकर कुछ रात रहे घड़ी के पास पहुंचे और चर भेजकर यह जान लिया कि घड़ी के एक कोने के पहरे वाले किसी काम से गए हुए हैं। महाराजा मानसिंह ने तुरंत सीढ़ियां लगाकर बिना लड़े भिड़े 300 वीरों के साथ घड़ी में प्रवेश किया और बंदियों को और तोपों को अपने अधिकार में कर लिया। घड़ी वाले चौंके तो चारों ओर से गोलियां चलाने लगे। महाराज मानसिंह ने उन्हीं की तोपें उन्हीं पर दागी और 2 घंटे में घड़ी टूट गई और अत्याचारी जीता पकड़ लिया गया। घड़ी के अंदर एक जगह लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। उस दिन जय की दुदुम्बी न बजती तो सारे बंदी भस्म कर दिए जाते। बंदी छोड़ दिए गए। उस राजा की एक घड़ी और थी जिसमें 2000 सिपाही थे और बहुत सा गोला बारूद और खाने पीने की सामग्री रखी हुई थी। वहाँ ईश्वर की लीला यह हुई कि घड़ी के रक्षक डर के मारे घड़ी छोड़कर भाग गए।
बादशाह ने मानसी की वीरता से प्रसन्न होकर उनको राजा मानसी बहादुर की उपाधि दी। दूसरा वीरता का काम जो बादशाह की आज्ञा से किया गया सिंहीपुर के राजा का दमन था। इस पर महाराजा मानसी को कायम जंग का पद मिला और एक विलायती तलवार जो ईरान के बादशाह ने बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को उपहार में भेजी थी उनको दी गई। उनके पीछे कर्नल स्लीमन साहब के कहने से उन्होंने भूरे खा डाकू को पकड़ा जो काले पानी भेजा गया। इसके उपहार में बादशाह ने महाराज मानसी को 11 फेर तोप की सलामी दी। यह पद किसी को प्राप्त न था। नजीमों की सलामी हुआ करती थी, परंतु महाराजा मानसी को इस अधिकार के बिना विचारे सलामी मिली। इसके बाद जब वाजिद अली शाह बादशाह हुए तो अजब सिंह डाकू के मारने पर महाराजा मानसी को झालरदार शमला और ताज के आकार की टोपी मिली। जगन्नाथ चपरासी भी बड़ा प्रबल डाकू था। उसके साथ 600-700 डाकू रहते थे। गांवों को लूट लेता था और इस पर भी संतोष न करके सैकड़ों स्त्री पुरुषों को पकड़ ले जाता और बंदूक के गज लाल करा के उनको दगवाता। उनके इष्ट बंधुओं से बहुत सा धन लेकर उन्हें छोड़ता था। इसी अवसर पर महाराज साहब को एक हवादार भी मिला। तब से हवादार पर सवार होकर बादशाही ट्योढ़ी तक जाते थे। इस डाकू के पकड़ने में महाराज मानसी ने बड़ी वीरता दिखाई थी। अकेले उसको पकड़ने के लिए पहुंचे। उसने कड़ाबीन सर की। वीर महाराज ने लपक कर उसका हाथ उठा लिया। गोलियां उनके ऊपर से निकल गई और डाकू पकड़ लिया गया। जब राजा बख्तावर सिंह बूढ़े हो गए तो उन्होंने महाराजा मानसी को लखनऊ बुलाया और अपना पद, अपना राज और उनके नाम लिखकर बादशाही सरकार में अर्जी दे दी। अर्जी मंजूर हो गई। तब से राज प्रबंध महाराज मानसी करने लगे। 1253 फसली में राजा रामाधीन सिंह के ऊपर 51,921 की बाकी थी, उसे भी महाराज सिंह ने खजाने में जमा करके रामाधीन सिंह का हिस्सा अपने नाम करा लिया। राजा बख्तावर सिंह का ईस्वी सन 1846 में स्वर्गवास हो गया। इसके कई वर्ष पीछे जब हनुमानगढ़ी का झगड़ा उठा तो बादशाह ने महाराज मानसी से कहा कि यहाँ तुम हिंदुओं के सरदार हो, जैसे तुमसे बने इस झगड़े को निपटा दो। इस झगड़े का विवरण अध्याय 14 में दिया हुआ है। इस मामले की जांच में मुसलमानों ने एक फरमान पेश किया था जिसमें लिखा था कि हनुमानगढ़ी के भीतर एक मस्जिद है। महाराजा साहब को एक चर्च से यह समाचार मिला कि यह फरमान अवध के काजी का बनाया हुआ है और उसके पास दिल्ली के बादशाह नवाब शुजा-उद-दौला आदि की मोहरें हैं। महाराजा साहब ने काजी के घर की तलाशी ली तो दिल्ली के बादशाहों नवाब शुजा-उद-दौला, नवाब आशफ-उद-दौला, नवाब सआदत अली खां और कई नाजिमों की मोहरें निकली। उन मोहरों को महाराज मानसी ने आर साहब को सौंप दिया। प्रार साहब ने उन मोहरों को देखा तो बनावटी फरमान पर उन्हीं में की कुछ मोहरें लगी थी। पार साहब ने उन मोहरों को बादशाही दरबार में भेज दिया। इस कारगुजारी के बदले बादशाह ने राजा मानसी को राजे राजगान का पद दिया। इसके कुछ दिन पीछे लखनऊ की बादशाही का अंत हो गया और अंग्रेजी राज स्थापित हुआ। गदर हो जाने पर फैजाबाद में 2 पलटनें, एक रिसाला और 2 तोपखाने बागियों के हाथ में रहे और सुल्तानपुर की पलटन भी उनसे मिलने पा रही थी। महाराजा मानसी के पास कोई सामान न था तो भी उन्होंने अपना धन और अपना प्राण अंग्रेजों को निछावर करके फैजाबाद के 30 अंग्रेजों, मेमों और बच्चों समेत अपने शाहगंज के किले में सुरक्षित रखा और आप विद्रोहियों का सामना करने के लिए डटे रहे। फिर उनको अपने सिपाहियों की रक्षा में गोला गोपालपुर पहुंचा दिया। इसी अवसर में 4 मेमे और 8 अंग्रेजी बच्चे घाघरे के मांझा में बिना अन्न जल मारे मारे फिरते थे। महाराज साहब ने सवारियां भेजकर उन्हें बुला लिया और 15 दिन तक अपने घर में रखा और फिर उनके कहने पर 100 कहार और 36 पालकी करके उनको प्रासर बंद साहब के पास बस्ती भेज दिया। इस पर लॉरेंस साहब बहादुर ने उनको 2 लाख रुपया और जागीर देकर महाराज का पद दिया और यह भी कहा कि महाराज के वकील को अवध में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी समय बागियों ने शाहगंज की गढ़ी घेर ली और महाराज साहब के लाखों रुपयों के मकान खोद डाले और जला दिए और बहुत सा धन लूट ले गए। परंतु 1.5 महीने के घेरे पर बड़ी वीरता से महाराज साहब ने विद्रोहियों को मार भगाया। इसी अवसर पर राजा रघुवीर सिंह के घर का बहुत सा सामान जो अयोध्या में लाला ठाकुर प्रसाद के घर पर धनवावा से भेज दिया गया था, विद्रोही लूट ले गए। इसके कुछ दिन पीछे नानपारे के मैदान में 15,000 बागी इकट्ठा हुए। महाराजा साहब
बरगदिया के मैदान में बड़ी वीरता से उनसे भिड़ गए। उस समय गोरों की पलटन भी आ गई थी, परंतु वह हट गई। केवल 3 तोपखाने महाराज मानसिंह के साथ रहे। 1 ही घंटे के युद्ध में बागी भाग गए। महाराजा मानसिंह को अंग्रेजी सरकार की खैरख्वाही करने पर भी अपने देश की भलाई का विचार रहा, जिसका प्रमाण एक परवाना हमारे पास है जो उन्होंने लाला ठाकुर प्रसाद को लिखा था। उसका सारांश यह है। मित्रवर लाला ठाकुर प्रसाद जी, प्रकट है कि आजकल लखनऊ खास में सरकारी अमलदारी हो गई है और विद्रोह के कारण हजारों आदमी मारे जा रहे हैं। लखनऊ का झगड़ा हमको विदित है, इसलिए तुमको लिखा जाता है कि पत्र के पाते 1000 काम छोड़कर इस काम को प्रधान मानकर हाकिमों के पास जाकर विनती करके हमको सूचना दो। सफलता होने पर तुम्हारी संतान का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। महाराजा मानसिंह को इन खैरख्वाहियों के बदले गोंडा जिले का तालुका विशंबरपुर उपहार में दिया गया और 7000 रुपये की खिलत मिली और महाराज की पदवी दी गई। उस सनद की प्रतिलिपि हमारे पास अब तक रखी है। महाराजा मानसिंह का 11 अक्टूबर सन 1870 ईस्वी सन को स्वर्गवास हो गया। महाराजा साहब वीर होने के अतिरिक्त बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े विद्वान और गुण ग्राहक थे। उनके दरबार में पंडित प्रवीण आदि अनेक अच्छे कवि थे और आप द्विजदेव उपनाम से कविता करते थे। उनकी रची श्रृंगार ललिता नायिका भेद का उत्तम ग्रंथ है। स्वर्गवासी महाराज ने एक वसीयतनामा लिखकर एक संदूक में बंद कर दिया था। वह संदूकचा फैजाबाद के हकीमों ने खोला तो उसमें लिखा था कि हमारे मरने पर हमारी विधवा महारानी सुभाव कुंवारी उत्तराधिकारिणी होगी। महारानी साहिबा ने उसी वसीयतनामे के अधिकार से राजा रघुवीर सिंह के कनिष्ठ पुत्र लाल त्रिलोकीनाथ सिंह को गोद ले लिया। महाराजा मानसिंह के केवल एक बेटी श्रीमती ब्रजविलासी कुंवरी उपनाम बच्ची साहिब थी, जिनका विवाह आरे के रईस बाबू नरसिंह नारायण जी के साथ हुआ था। उन्हीं के पुत्र लाल प्रताप नारायण सिंह हुए, जो ददुआ साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। लाल प्रताप नारायण सिंह ने अदालत में दावा कर दिया कि महाराजा मानसिंह के उत्तराधिकारी हम हैं। इस पर कई वर्ष तक मुकदमा चला। अंत में सन 1887 में प्रिवी काउंसिल से उनको डिग्री हो गई और वे मेहदाना राज्य के मालिक हो गए। महाराज प्रताप नारायण सिंह ने 20 वर्ष राज किया। इनका समय विद्या व्यसन में बीतता था। इमारत बनवाने का बड़ा शौक था। अयोध्या का राज सदन और उसके भीतर कोठी मुक्ताभास उनकी सुरुचि और कारीगरी के अच्छे नमूने हैं। उनके सुप्रबंध से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार ने उनको महाराज अयोध्या नरेश की पदवी दी। विद्वत्ता के कारण उनको महामहोपाध्याय का पद मिला। महाराजा अनेक बार बड़े लाद की काउंसिल के सदस्य हुए और अपना काम बड़ी योग्यता से किया। उनके दरबार में विद्वानों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। इस इतिहास के लेखक पर उनकी विशेष कृपा थी। उनके नायब राय राघव प्रसाद की भगिनी, जिसका परसाल त्रिवेणी पास हो गया, इतिहास लेखक को ब्याही थी। इस कारण भी दरबार में विशेष मान था। महाराज प्रताप नारायण सिंह ने राय साहब के देहांत होने पर मुझसे अनेक बार कहा कि अपने घर का काम देखो, परंतु मेरे भाग्य में न था कि उनकी सेवा करता। पेंशन की प्रतीक्षा करता रहा। इतने में गुणग्राही महाराज साहब ने अयोध्या वास लिया। महाराज साहब का रचा हुआ रस कुसुमाकर ग्रंथ उनके साहित्य ज्ञान का नमूना है। महामहोपाध्याय सर महाराज प्रताप नारायण बहादुर KCIE के देहावसान पर उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती महारानी जगदम्बा देवी उनकी उत्तराधिकारिणी हुई। उन्होंने महाराज के वसीयतनामे के रूप से राजा इंचा सिंह के कुल से लाल जगदम्बिका प्रताप सिंह को गोद लिया, परंतु महारानी साहब के जीते जी वे केवल नाम मात्र के राजा है।